हर सारे फोर्सेस का वर्क निकालना हमने करीब करीब सीख लिया, है ना। फोर्स का वर्क निकालना हमने सीख लिया। नाउ अभी यहाँ पे एनर्जी में दो एनर्जी आती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में दो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कौन सी, एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी एनर्जी है आपके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दो तरह की एनर्जीज है और यहाँ पे कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, पहले एक आप रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। रेफरेंस पॉइंट चूज करने के बाद ये हो गया आपका यहाँ पे इनिशियल और ये हो गया आपका फाइनल। दो पॉइंट आप चूज करेंगे, बेसिकली वहां पे आपको देखना है इनिशियल कौन सा पोजीशन है और फाइनल पोजीशन कौन सा, करेक्ट। तो जहां पे आपने रेफरेंस माना वहां से आप देख सकते हो कि ये कितना ऊपर है कितना नीचे। जहां पे आप रेफरेंस फ्रेम मानते, रेफरेंस पॉइंट मानते हो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। वहां से आप ऐसा लिख सकते हो। बट अब देखिए बात आती है यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग, करेक्ट। तो कल की क्लास में मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखे थे जहाँ पे आपको बोला गया कि स्प्रिंग में क्या हो जाए भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाए। एक सवाल ऐसा था, यहाँ से क्या किया गया, ब्लॉक को यहाँ से हमने रिलीज किया ऊपर वाले पॉइंट से और ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया, ब्लॉक यहाँ पे ऐसे आती है, इसको क्या करती है, हिट करती है स्प्रिंग को, बुझाता व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब स्प्रिंग का जब मैक्सिमम कंप्रेशन जब हो जाता है उस टाइम पे ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चेन प्रॉब्लम्स भी करेंगे चेन प्रॉब्लम्स। चेन प्रॉब्लम्स में बेसिकली हमें इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करना होता है, बस और कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाए तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो वेलोसिटी 0 यानी क्या हो गया आपके पास, के फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। इन सारी बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास चेन प्रॉब्लम्स। देखिए ध्यान से, चेन प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली, तो मैंने आपको बताया था, बेसिकली क्या पूछते हैं, वहां पे एक चेन ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड से यहाँ पे से एच हाइट पे ऐसा रखा है, तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना। तो उस टाइम पे तो मैंने आपको बता दिया था कि देखो भाई यहाँ पे जो जितने भी जो पार्टिकल्स है ना, सबकी हाइट कितनी है, एच है, सबकी हाइट कितनी है, एच है। तो अगर सबकी हाइट कितनी है भाई, एच है, तो यहाँ पे ये जो अब मास है ये कितना है, छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं, सपोज इसको डीएम मान लिया, इसको भी हमने डीएम मान लिया, इसको भी डीएम मान लिया, डीएम मान लिया सबको। तो सबका अगर डीएम का समेशन करेंगे आप, तो ये डीएम का समेशन क्या आएगा आपका, एम आएगा। कहने का मतलब ये सारे जो छोटे छोटे डीएम मास, डीएम मास, डीएम मास, आप इसको क्या करो, जोड़ दो, तो सबको जोड़ के क्या बन जाएगा, ये मास एम बन जाएगा। और सबकी हाइट कितनी है, एच है, तो इसकी पोटेंशियल लिखते हैं हम यहाँ पे एम जी। वही ये अगर ये चेन आपका ऐसे रखा हो, सीधा रखा हो वर्टिकली, है ना, तो हम देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे, सेंटर ऑफ मास है हमारा यहाँ पे h/2 हाइट पे, तो नाउ भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी mg into h/2, करेक्ट। नाउ ये जो सारी चीजें को इंटीग्रेशन से हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे स्प्रिंग के क्वेश्चन, तो स्प्रिंग के क्वेश्चन और सॉरी ये चेन के सवाल, तो चेन के सवाल यहाँ पे आपको ऐसा इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछते हैं। एक चेन है, चेन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे रख दिया है ना, तो इसका ये पूछते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, डेरिवेशन करके हम देख लेंगे, डेरिवेशन करके संडे की क्लास में, संडे जो एक्स्ट्रा क्लास होती है उसमें कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। सो इसका बताया था मैंने आपको 2/π/r/mgh शायद ऐसा कुछ, है ना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है, ओके। और ऐसा सवाल पूछते हैं, सपोज यहाँ पे क्या है, वर्टिकल आपका यहाँ पे ऐसा टेबल रख रखा है, यहाँ पे ऐसे है, और एक इस जो चेन है आपका, ये चेन ऐसे आधा चेन ऊपर है और आधा नीचे है ना, आधा चेन ऊपर और आधा नीचे है। तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए या फिर आप क्या कीजिए, इसका वर्तन बताइए। तो इन सबको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं एंड दे आर कंसीडर्ड अ लिटिल टफ क्वेश्चन। तो चलिए इस सवाल को हम संडे को करके देख लेंगे, ओके। तो नाउ चलिए अगला सवाल आज का क्वेश्चन आज का ऐसा, यहाँ पे ये एक इंक्लाइन प्लेन है आपके सामने, such that angle of inclination is 37 degree. This is height h and the length of the plane is 5 meter. ये जो प्लेन है
इसकी लेंथ दे रखी है आपको यहाँ पे 5 मीटर। यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m, ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक का मास दे रखा है हाउ मच, ब्लॉक का मास नहीं दे रखा, ब्लॉक के मास को यहाँ पे m लेना है, बिकॉज ये m क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो ब्लॉक का मास सिर्फ m है, न्यूमेरिकल वैल्यूज की नहीं है। ओके, दिस इज 37 डिग्री, ये हाइट यहाँ पे कितनी है h है। नाउ अभी ये ब्लॉक क्या होता है, स्लाइड करके ये ब्लॉक यहाँ पहुंच जाता है ना। दिस इज केस वन। फर्स्ट केस लेते हैं यहाँ पे जिसमें इस सरफेस पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। ओके, इस सरफेस पे क्या है, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it reaches, when it reaches at bottom point, when it reaches at bottom। yes, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यस, बहुत ही आसान सवाल, पिछली बार ये सब करा रखा है ऐसा सवाल। √2GH, आंसर बताइए, आंसर। यस, √2GH, आंसर बताइए। न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दे रखी है, आंसर बताइए कितना आता है। 30√2, क्या है इसका आंसर। एक्चुअली जो आंसर यहाँ पे है वो आंसर है आपका 7.6 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज है 7.6 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आंसर। नाउ देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें, और ये हाइट ये देखिए कितनी है, 5 है, और ये h है, और ये आपके पास कितना है 37 डिग्री है ना। तो नाउ अभी देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन ऑफ 37 डिग्री है ना। तो अभी देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब लिख सकता हूँ h/5 लिख सकते हैं सर। सो अभी ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 5 साइन 37 डिग्री, करेक्ट, ये आ जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो h इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 37 कितना होता है भाई, साइन 37 होता है 3/5। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर्स, करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से फिर से आपका ये रहा ऐसा, h की वैल्यू आपके यहाँ पे 3 मीटर, ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 4, और ये हो गया एंगल आपका 37 डिग्री। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगा देंगे है ना, कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आएगा आपके पास के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू। ओके,
तो ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखिए ध्यान से, तो मैं मानूंगा कि यहाँ पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगी, इनिशियल होगी यहाँ पे 3m इंटू g इंटू 3 mgh, ओके, इज इक्वल टू, जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी को v मान लेते, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। बट जैसे ये नीचे पहुंच रहा है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, p हो जाएगी कितनी, 0, करेक्ट, तो प्लस 0। देखिए यहाँ से m से m यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, सो इट विल बी 3 2 6, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे कर ले हम 9.8 और ये हो गया 3, तो इसको सॉल्व करने पे आता है v की वैल्यू जो आती है वो आती है 7.67 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि h कैसे निकाले, अगर एक साइड रखिए तो दूसरी साइड हम कैसे निकालें। ओके ओके शिवम, चलिए दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा केस हम देखते हैं, सी द सेकंड केस। अभी तक जितने भी सवाल किए हमने उसमें मैंने क्या रखा, फ्रिक्शन को आउट रखा है ना। जैसे भी सवाल किए थे, सपोज आपका ये वाला सवाल था, यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसा स्प्रिंग है और यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और या फिर ये वाले जो सवाल थे तो ये सरफेस को फ्रिक्शनलेस रखा, म्यू इक्वल टू 0 रखा है ना। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या हो जाए भाई, फ्रिक्शन आए, है ना, फ्रिक्शन आ जाए तो हमें वहां पे फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा, फ्रिक्शन को वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सो एक और बात मैं आपको बता दूं, देखते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन को हम देखेंगे एक सेकंड के बाद, आप थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि अगर ऐसे सवालों में फ्रिक्शन आ भी जाए तो हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ दूसरी बात यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये जो हमारा जो फॉर्मूला है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। सो नाउ कई जगह इसी फॉर्मूले को कुछ अलग तरीके से लिख रखा होता है, कैसे लिख रखा होता है हम देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ। तो मान लीजिए अभी आपका ब्लॉक कहाँ पे है, आपका ब्लॉक यहाँ पे है। ओके, ब्लॉक के पास अभी क्या है इसके पास, तो इनिशियली इसको रिलीज नहीं किया, तो आप बताओ ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी इनिशियली ब्लॉक के पास क्या है, तो ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ब्लॉक के पास क्या है भाई, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। नाउ अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, mgh, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, करेक्ट। नाउ ये ब्लॉक क्या होता है, ऊपर से नीचे से स्लाइड होके आ रहा है, करेक्ट। तो नाउ अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी किधर आ रही है भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से किधर आ रही है, 0 की तरफ आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी किधर आ रही है भाई, mgh से 0 की तरफ, यानी कि अभी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में 1 डिक्रीज मेंशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है भाई, एक डिक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, करेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे वैसे इस पे नीचे ग्रेविटी का इफेक्ट लगता जा रहा है ना, ग्रेविटी का इफेक्ट इस पे नीचे लगता जा रहा है। तो जैसे जैसे ग्रेविटी यहाँ पे लग रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज 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 होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P डिक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे गेन हो रहा है। ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसको ऐसा लिखते हैं, इस फॉर्मूले को कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में तो क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो देखिए इसको अगर हमने यहाँ पे इनिशियल माना और इस पॉइंट को अगर हमने फाइनल माना, तो क्या हो रहा है भाई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हो रही है,
तो जितना इसके पास क्या था, इसके पास mgh था और पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आके खत्म हो जा रही है। तो कितना लॉस हो गया, लॉस हो गया mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई, ये बढ़ के हो गई हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट, कितनी हो गई भाई, हाफ mv स्क्वायर हो गई। सो यानी कि ये कितना हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया हाफ mv स्क्वायर। करेक्ट। तो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। Yes, any doubts? देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड। ओके डन, एनी डाउट्स? ना अभी देखिए एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें हम फ्रिक्शन को हम इन्वॉल्व करेंगे। ओके, हाँ वेदांत, क्या डाउट है बताइए। यस, डाउट डाउट। हाँ इसमें डाउट है, क्या डाउट है बताइए। यस, टेक योर डाउट फास्ट। ओके, दिस ओनली। चलिए ठीक है, मैं एक बार और बता रहा हूँ। और बाकी बच्चों आप अपने डाउट बताइए, इसमें कुछ डाउट है आपको समझ में आया क्या? एवरीवन गिव रिस्पॉन्स फास्ट। बहुत कम टाइम बचा है अभी हमारे पास। चलिए समझते हैं फिर से एक बार और। तो ना अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्लॉक इनिशियली है और ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। दो एनर्जी है हमारे पास, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इस पॉइंट को अगर मैंने रेफरेंस फ्रेम माना, रेफरेंस पॉइंट माना, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, इस पॉइंट पे एनर्जी इसके पास mg। ओके, कितनी एनर्जी भाई इसके पास mgh है। और ये यहाँ से चल के कहाँ पे आ रहा है भाई, ये यहाँ पे आ रहा है। सो नाउ यहाँ पे एनर्जी mgh है और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में देयर इज अ डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था उसमें आपको ये बताया था, जैसे किसी एक बॉल को नीचे से अगर आप ऊपर लेके जाते हो यहाँ पर, यहाँ से क्या करते हो उसको ड्रॉप कर देते हो। तो ड्रॉप करने के बाद क्या होता है कि जैसा जितना भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल में स्टोर हो रखा है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है भाई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। वैसे हमने देख रखा है कि देयर इज ऑलवेज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या होता है भाई, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। करेक्ट। सो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में पूरी की पूरी क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को हमने ऐसा लिखा, लॉस इन potential energy is equal to gain in kinetic energy। तो कितना लॉस हो गया भाई, mgh पूरा का पूरा लॉस हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mv स्क्वायर। खत्म, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। बात वही है पुरानी सी, है ना। ना देखिए अभी अगला सवाल करते हैं, इसमें हम फ्रिक्शन डाल के अभी देखेंगे कि फ्रिक्शन डालने के बाद क्या हो रहा है। नाउ देखिए ध्यान से, ये सरफेस है तो वही है, सेम सवाल। दिस एंगल इज 37 डिग्री
एंड ये 5 मीटर, ये हाइट h। और अभी इस बार यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ला के रख दिया मैंने, म्यू इज इक्वल टू 0.25, है ना। ये ब्लॉक अभी यहाँ पे है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when it reaches at bottom। बॉटम पे जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। अभी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh क्या होगा भाई, ये गलत होगा, बिकॉज क्या है भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया अभी सरफेस पे। चलिए सॉल्व करके दिखाइए। ये फटाफट करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे। अब आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सीख लिया है। यस फास्ट। 3√5 मीटर पर सेकेंड। √5 की वैल्यू होगी समथिंग 2, है ना। हाँ जी भैया, प्रतीक करीब करीब करेक्ट है। कैसे किया प्रतीक आपने? यस प्रतीक बताइए कैसे किया आपने? एक तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कर लिया होगा, तो वैसे भी आगे आ जाएगा। प्रतीक का आंसर करेक्ट है। प्रतीक कैसे किया आपने? इस राइटिंग चैट कर पा रहे नहीं कर पा रहे? मैं विल सॉल्व इट। I took down the final value by the fraction 3/4। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। करके देखते हैं सॉल्व करके। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहें ना, तो वैसे भी किया जा सकता है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम कैसे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, अभी आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। नॉर्मल निकाल के म्यू इनटू एन करना पड़ेगा। ओके, यस। नाउ देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये एक वैल्यू यहाँ पे आएगी mg sin थीटा, और ये यहाँ पे आपका mg cos ऑफ थीटा, और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। तो इनिशियली n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mg cos ऑफ थीटा,
तो फ्रिक्शन आ गया आपके पास म्यू इनटू mg cos ऑफ थीटा, है ना। चलो इसको डिब्बे में बंद करके रख लेते हैं, जब जरूरत आएगी तो हम कर लेंगे। ओके, ना अभी देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो एक तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो यहाँ पे मैं किसका किसका वर्क लूंगा, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस जीरो, है ना। ऐसा करके मैं निकाल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी वी, मैं निकाल सकता हूँ। ओके, तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो आ जाएगा हमारा जीरो, ये हाइट है आपके पास 3 मीटर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एम जी एच, एम इंटू जी इंटू एच की वैल्यू 3 प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से ला लेंगे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, माइनस ऑफ, और ये हाइट दे रखी है आपको कितनी, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 5 मीटर। सो ये आ जाएगा आपके पास म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। फिर से ये ट्रायंगल को आप हमेशा याद रखो, सर्कली ट्रायंगल, दिस इज 37 डिग्री, ये होता है 3, ये 4 और ये 5। सो यहाँ पे म्यू एम जी कॉस 37 इंटू 5, करेक्ट, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है भाई, 5 है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए m कॉमन है, तो m से m, ये m और ये m क्या होगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट, ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे ये सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे। सो इसको अभी यहाँ पे और सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 इंटू 10 माइनस, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है आपके पास 0.25 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू 5, 5 से 5 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ गया आपके पास 30 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 40, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 40। चलिए इसको डिवाइड कर देता हूँ, 0.25 इंटू 40, तो ये आ जाएगा आपका 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो ये आ रहा है आपका कितना भाई 10, है ना। ये आ रहा है आपके पास 10 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया आपके पास 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2, और आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास 20 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, वी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 40, अंडर रूट ऑफ 40 को लिख सकते हैं हम, देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है भाई 36, है ना, यानी कि 6 के आसपास है इसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई v इज इक्वल टू 6.26 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर है, सन 6.26 एकदम करेक्ट बैठता भी। ओके, तो एक इस तरीके से तो आंसर आ गया। तो अगर आपको वर्क पावर एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने आता है तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। दूसरा कि फ्रिक्शन आ गया तब तो क्या होगा भाई, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं हो सकती। हाँ लिखिए लिखिए, हाँ सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, सेकंड स्टेप कौन सा स्टेप भाई, ये क्लियर है, हेलो ये देखिए, ये स्टेप क्लियर है आपको, ये स्टेटमेंट क्लियर है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने कैसे लिखा, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या ये समझ में आया आपको? ओके, तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल तो कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, है ना। वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। mu value is how much, which mu value, कॉस्ट तो प्लीज फिर से आप बताइए क्या है।
अच्छा म्यू की वैल्यू क्या, ये इसका तो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आप, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं आप, दैट इज 0.25। देखिए ध्यान से सभी लोग, देखो भाई आलोक 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 आलोक, देखिए ध्यान से। तो ये स्टेप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए mg का वर्क डन कितना आएगा भाई, तो ये देखिए ध्यान से नीचे आ रहा है 3 मीटर की हाइट पे, वर्क डन में mg कितना होगा भाई, m इंटू जी इंटू एच, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया आपका mg। वर्क डन बाई फ्रिक्शन देखिए ध्यान से, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकाल पाएंगे, तो देखिए ये ब्लॉक आगे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई, पीछे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है ना। अभी देखो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है भाई, 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना आएगा, ये आएगा एफ एस कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एफ इंटू एस। तो देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू अभी यहाँ पे कितनी है भाई, तो फ्रिक्शन की वैल्यू है यहाँ पे, ये देखिए ये है फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू इंटू एन, ये रहा आपका म्यू और ये रहा आपका एन। तो नाउ ये टोटल कितना है भाई, दिस इज द नॉर्मल, ये क्या है आपका नॉर्मल वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पे, म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल आपके पास 37 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास एम जी कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 4/5। ओके, और यहाँ से क्या किया, सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो आरएचएस और एलएचएस में क्या है भाई, मास कॉमन है ना, तो वैल्यू ऑफ एम इज कॉमन, तो दोनों तरफ से मैंने एम को निकाल के कैंसिल आउट कर दिया। एम निकाल कैंसिल आउट करने के बाद जी इंटू 3 कितना है भाई, 10 इंटू 3 आ गया आपके पास 30। म्यू की वैल्यू है 0.25 इंटू जी की वैल्यू ले ली 10 इंटू ये 4/5, 5 कट गया। तो यहाँ पे सॉल्व किया 0.25 इंटू 10 इंटू 4, तो ये हो गया हमारे पास कितना आ गया भाई, ये आता है हमारे पास 40, और 0.25 मल्टीप्लाई बाई 40 किया तो आता है आपके पास 10, 30 माइनस 10 हो गया 20, तो वी स्क्वायर बाई 2, 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। यहां से सॉल्व कर लिया, v की वैल्यू आ गई 6.25। ये सॉल्व क्लियर डाउट। ओके, नाउ अगर आपको बोला जाए कि वर्क एनर्जी आप भूल गए है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुआ आप भूल गए, आप इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही आप करो, है ना। कैसे करना है भाई आपको, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ही करना है। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे ये रहा मास हम यहाँ पे आपके पास म्यू इज इक्वल टू 0.25 है। नाउ अभी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, अभी 0 नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये अभी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो अभी यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, हमने ऐसा पढ़ा था, अगर आप प्रूफ याद करो तो हमने ऐसा पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा की, और उसके बाद ऐसा लिखा था इसमें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव दोनों को मिला के डेल्टा के, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, करेक्ट। तो फिर इसके बाद हमने प्रूफ किया था, और प्रूफ करके ये देखा था यहाँ पे कि अगर ये क्या हो जाए, टर्म जीरो हो जाए, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, इसको हम अप्लाई कर पाएंगे अगर ये जीरो हो जाए तो। बट अभी यहाँ पे दिस इज नॉट जीरो, अभी यहाँ पे जीरो नहीं है। सो कैसे करेंगे हम, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और हम देखिए हमने ध्यान से कैसे किया था, हमने किया था ऐसा, डेल्टा ऑफ u प्लस k इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट। सो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, इस फॉर्मूले को आप लेके आगे चलिए, इस फॉर्मूले को लेके क्या करो भाई, आप आगे चलो, और यहाँ पे जस्ट फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, फ्रिक्शन का जो वर्क डन है, उसको आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप पुट कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे इसको और सॉल्व करके हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी डेल्टा u प्लस डेल्टा k इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको लिखेंगे हम u फाइनल माइनस u इनिशियल
plus K final minus K initial is equal to work done by non-conservative force. ओके, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो U final plus K final is equal to work done by non-conservative force plus K initial plus U initial. करेक्ट? इसी फॉर्मूले को आप कैरी आउट करो और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से, ब्लॉक अभी आपके पास यहाँ पे है तो आप इसका U इनिशियल लिख सकते हो, K इनिशियल लिख सकते हो, यहाँ पे आ गया तो आप इसका U फाइनल लिख सकते हो, K फाइनल लिख सकते हो. करेक्ट? सारी वैल्यूज क्या करो यहाँ पे आप ऐसे क्या करो, आप यहाँ पे पुट कर दो, फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना? तो चलिए इस बात को आप इसको होमवर्क में आप करके लगिए, बिकॉज इसको पहले ही बार मैंने करा दिया, यू इनिशियल भी पता है, के इनिशियल भी पता है, सारी चीजें आपको पता है. इसको आप होमवर्क में करके लाइए और आप मुझे कल बताइए कि अगर कहीं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ भी रहा है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. करेक्ट? यस, एनी डाउट्स? ओके, चलिए फिर से समझेंगे इस सवाल को. हाँ, फिर से यस, बाकी बच्चे टाइप योर डाउट्स. एवरीवन सब लोग अपने कमेंट्स टाइप करें. ओके, एवरीवन चलिए फिर से देखते हैं. देखिए ध्यान से, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब मैंने आपको जो पढ़ाया था तो वहां पे आपको इतनी बात तो याद रही होगी, ये आपको ये तो इतना याद रहेगा, ये वाला स्टेटमेंट, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना? चलो एक बार प्रूफ करके फिर से देख लेंगे. इसका मतलब आप ये बोल गए पीछे वाला. देखिए ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में अगर बात करूं तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के. करेक्ट? तो इसमें क्या आता है, वर्क डन बाय ऑल मतलब सारे तरह के फोर्सेस होते हैं दो तरह के, एक होता है कंजर्वेटिव प्लस एक होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव. तो हमने एक बार कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में डिफरेंस देखा था. क्या उसमें डिफरेंस हमने देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व रखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जो सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाते. करेक्ट? सो इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि अगर कहीं भी फ्रिक्शन आ जाए तो वो क्या करेगा, सिस्टम की एनर्जी को रिड्यूस कर देगा. पर हमने ये भी देखा था कि अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन है तो वो वर्क डन कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब क्या है कि सिस्टम से एनर्जी क्या की गई है, छीन ली गई है ना? तो अभी देखिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू डेल्टा के. डेल्टा के लिख लिया. और हम एक और बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इस बात को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, काफी अच्छे से इलैबोरेट भी किया है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट? तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम माइनस ऑफ डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा. करेक्ट? तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया भाई, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू. ओके, सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहां तक समझ में आ रहा है भाई आपको? यहां तक क्या पूरा पिक्चर क्लियर है? ईच एंड एवरीवन टाइप करें. यस, तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्यों आ गई आपको कि मैंने यहाँ पे पूरा डायरेक्ट लिख दिया है एक्सप्रेशन, है ना? तो आपको अपने अगर आपके दिमाग में बैठा होता, पहले से आपने रिवीजन करके रखा होता, देखिए ध्यान से, तो दिक्कत नहीं आती. नाउ देखिए, कोई बात नहीं. तो हम क्या कहते हैं, हम ये बताते हैं कि अगर ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. डेल्टा यू प्लस डेल्टा के को हम क्या बोलते हैं, हम टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बोलते हैं. करेक्ट? सो अगर ये क्या हो भाई, यहाँ पे जीरो के बराबर हो जाए, है ना? जीरो के बराबर हो जाए मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के चेंज में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है.
डेल्टा का मतलब क्या होता है भाई? चेंज, करेक्ट। तो ये अगर जीरो हो जाए तो क्या होगा भाई? मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है। बट यहाँ पे क्या है भाई? इज इक्वल टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे इसके बराबर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए, अगर ये टर्म पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो गया? मान लीजिए कि फ्रिक्शन बाय द वे आ गया, तो क्या करेंगे? है ना? बाय द वे अभी आपके पास फ्रिक्शन आ गया और आपको सिर्फ ये मेथड आता है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता, तो क्या करेंगे? तो ठीक है, इसको हम यहाँ से कैसे करेंगे? इसको ऐसे हम करके कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो यहाँ पे ये आएगा आपके पास, यहाँ से यहाँ तक यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आएगा आपके पास यू फाइनल प्लस के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट। तो अभी आप ये फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व? तो चलिए ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका ब्लॉक है, तो यू फाइनल कितना हो जा रहा है भाई? तो इसको मैंने मान लिया इसको फाइनल पोजीशन, इसको माना मैंने यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। यू फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस के फाइनल होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इनिशियल कितना था? 0, यू इनिशियल कितना था भाई? एम जी एच प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल कितना आ रहा है भाई? तो माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, ये आपका आ रहा है, जैसे लिख देता हूँ 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस एम जी एच, ये हो गया यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है भाई माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस 5, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है भाई? 5, करेक्ट। इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर से आपको v की वैल्यू आ जाएगी कितनी? कितनी आ जाएगी भाई? फिर से 6.6 पर 6.26 मीटर। अगर ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए और ऊपर वाले तरीके को आप देखो ध्यान से, करीब करीब सेम ही है। हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ, इधर पे देखिए हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे एम जी एच माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, यहाँ पे आप देख लीजिए। पुराना एक्सप्रेशन देख लीजिए, ये क्या है भाई? एम जी एच माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं आपके? सेम आ रहे हैं, ओके। तो कहीं अगर वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ भी जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो गो दिस। यस, अभी बताइए डाउट्स? हाँ जी, समझ पाए आप? अभी समझ पाए सब लोग, ईच एंड एवरी वन? आज आगे बढ़े, चलिए क्लियर। नेक्स्ट, सो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, पावर पे। तो पावर क्या होता है देखते हैं, व्हाट इज कॉल्ड पावर। हाँ भाई, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन। किस किस रेट से आप क्या कर रहे हैं भाई? किसी जॉब को, किसी काम को कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पावर बोलेंगे।
तो अगर पावर के मैथमेटिकल टर्म को हम अगर डिफाइन करें तो क्या बताएंगे हम, dw by dt डिफरेंशियल टर्म्स में, करेक्ट। तो पावर विल बी डिफाइंड एज p is equal to dw by dt, करेक्ट। इंस्टेंटेनियस तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस। और अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो p एवरेज विल बी w अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। तो पावर की अगर सिंपल लेमेंस के लैंग्वेज में अगर आप समझो तो सपोज यहाँ पे क्या है, दिस इज अ रूफ, तो दो पर्सन है यहाँ पे, दिस इज अ पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। तो विद इन 1 मिनट के स्पैन में ही कैन कैरी 20 ब्रिक्स। 1 मिनट में क्या कर सकता है, ये 20 ब्रिक्स को ले जाके ऊपर छत पे रख सकता है। whereas पर्सन बी कैन टेक ओनली 6 ब्रिक्स, है ना, ओनली 6 ब्रिक्स क्या कर सकता है, ऊपर ले जाकर रख सकता है। तो आप देखें तो इसकी कौन सबसे ज्यादा काम कर पा रहा है, ए या बी? तो जाहिर सी बात यहाँ पे ये क्या कर पा रहा है भाई, ज्यादा काम कर पा रहा है ना। सो ए का रेट क्या है, ज्यादा है। उसी 1 मिनट में, उसी 1 मिनट में ये क्या कर पा रहा है, बहुत ज्यादा काम कर पा रहा है। बट बी क्या कर पा रहा है, बहुत ही कम काम कर रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या है भाई, बी की पावर कम है। एक एग्जांपल करके देखते हैं छोटा सा। देखिए ध्यान से, सपोज यहाँ पे बॉडी है, बॉडी ऑफ मास 2 kg, ओके। और इस बॉडी को क्या किया गया भाई, 10 मीटर ऊपर की हाइट पे उठाया गया, है ना। कहाँ ले गया गया, लेके गए इसको 10 मीटर की हाइट पे, मास 2 kg। और यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया, इफ इट टेक्स 20 सेकेंड टू लिफ्ट द बॉडी, इफ इट टेक्स 20 सेकेंड to lift the body, then find power, then calculate power। तो बताइए पावर कितना आएगा। सुना अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये इसका मास कितना है, 2 kg। सो इस पे नीचे फोर्स देखिए, mg का फोर्स कितना लग रहा है भाई, mg का फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, है ना। सो अगर आप इसको उठा के लेके जाएंगे तो आपको भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट। सो अगर कोई पर्सन यहाँ पे इसको उठा के लेके जा रहा है, एटलीस्ट ही रिक्वायर्स 20 न्यूटन, करेक्ट। 20 न्यूटन होगा तो क्या होगा भाई, इसको ये जस्ट मूव कर सकता है। यानी कि इस ब्लॉक को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए भाई, तो 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए, करेक्ट। सो अभी इसका वर्क देखते हैं, तो वर्क कितना आएगा, यहाँ पे वर्क आ जाएगा इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो ये फोर्स कितना है भाई 20, ये डिस्टेंस है 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 200 जूल्स। अभी देखेंगे पावर क्या होता है भाई, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P is equal to W अपॉन डेल्टा टी। तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी भाई 200, ये हो गया 10। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपके पास, सॉरी 20, टाइम की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, तो आंसर आ गया आपके पास 10। अभी देखिए ध्यान से, ये वर्क किसमें होता है, जूल में। ये टाइम कितना होता है, सेकंड में। यानी कि आपका जो पावर आ गया हो गया आपके पास 10 जूल्स पर सेकंड, यानी कि 10 जूल पर सेकंड हो गया। और इसी को हम जूल पर सेकंड को हम कैसे लिखते हैं, वाट में भी लिखते हैं। जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, हम वाट लिखते हैं। तो अभी आपके पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड को, ये हो गया आपके पास 10 वाट। यस, तो पावर कितना आ गया भाई, पावर आ गया आपके पास 10 वाट। ओके, नाउ और थोड़ा सा देखते हैं पावर में। सो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, तो देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या होता है भाई, P इज इक्वल टू होता है हमारे पास dw अपॉन dt। और हम ये जानते हैं dw को हम क्या लिख सकते हैं भाई, dw को लिखते हैं हम यहाँ पे f डॉट ds लिखते हैं। तो इस वैल्यू को उठा के अभी हम यहाँ पे पुट करें तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास P इज इक्वल टू f डॉट ds बाई dt, करेक्ट। नाउ देखिए ds बाई dt क्या होता है, चैट में लिख के बताएं सब लोग, व्हाट इज ds बाई dt।
व्हाट इज ds by dt? वेलोसिटी, वेरी गुड, सबको पता है। हाँ, तो ये क्या होता है भाई, वेलोसिटी होता है। तो नाउ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू f डॉट v। सो इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस पावर। तो एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास, p इज इक्वल टू f डॉट v, तो इसको बोलेंगे आप इंस्टेंटेनियस पावर। ये आ गया आपके पास f डॉट v। ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। ओके, हो गया भाई। ओके, नाउ इसमें भी क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। नाउ अभी देखिए ध्यान से, एक और लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें हम बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम वर्सेस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम को हम देखते हैं। तो इस बात को समझने के लिए सपोज आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है। एक सिस्टम आपके पास कैसा है, एक सिस्टम आपने कैसा बना लिया, और एक सिस्टम आपने क्या बना लिया, यहाँ पे एक यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना लिया। और सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बॉल को यहाँ प्लेस कर दिया, और एक बॉल को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और एक और सिस्टम यहाँ पे बना दिया भाई कैसा, यहाँ पे एक लाइन ऐसा बना दिया, और यहाँ पे एक बॉल को मैंने अभी यहाँ पे ऐसा रख दिया। नाउ अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बॉल को क्या करो आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो, ऐसे डिस्प्लेस कर दो यहाँ पे, है ना। इसको ऐसे ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पे डिस्प्लेस कर दो, और इसको भी थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दो। नाउ पहले केस में बताइए आप, केस 1 है ना। केस 1 में क्या होगा, अगर आपने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया या फिर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया, व्हाट विल हैपन, चैट में लिखिए बताइए। अगर पहले केस में आपने बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा थोड़ी देर के बाद, यस, वो अपनी इनिशियल पॉइंट पे थोड़ी देर के बाद वो आ जाएगा। करेक्ट, मतलब अभी क्या है भाई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। मतलब एक पॉइंट इसके पास अभी ऐसा आएगा जहाँ पे एफ नेट थोड़ी देर के बाद जीरो होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट, इस बात को समझ रहे हैं आप। सो पहले वाले केस में क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, है ना। दूसरे केस में अगर आप देखो ध्यान से, थोड़ा भी आप यहाँ पे इस बॉल को थोड़ा सा भी आप इधर क्या करो, डिस्प्लेस करो, तो क्या होगा, वापस अपनी पोजीशन पे कभी नहीं आ सकता, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, दैट इज अनस्टेबल, है ना। बहुत ही क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो थी, बट यहाँ पे अगर तीसरे केस की बात करें, हम तीसरे केस की बात करें, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे क्या करो, धक्का दे दो, तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी दूरी आगे जाएगा, फिर से वापस अपने स्टेट पे पहुंच जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे तो क्या है भाई, इसके पास बहुत ही इक्विलिब्रियम है ना, थोड़ी देर के बाद। तो नाउ हमने अभी क्या देखा भाई, हमने दो चीजें देखी है, एक वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और एक हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में क्या है भाई, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, और यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा आपके पास एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर फोर्स की बात करें और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन बनता है।
करेक्ट। सो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, वो होगा इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्टेबिलिटी। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई सभी लोग, इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्टेबिलिटी। ओके, और अगली क्लास में हम देखेंगे ये रिलेशन को हम मैच करके कैसे इक्विलिब्रियम और उसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे पढ़ते हैं, इनके क्या फॉर्मूलेस होते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो कल की चैप्टर में, कल अगले लेक्चर में ये आपका लास्ट टॉपिक होगा और वहां से इसको हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड इट्स डायनेमिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव योर अटेंडेंस, ask doubts if there are any.